हेलो फ्यूचर नर्सेस, स्वागत है आपका इस रैपिड फायर और बेहद खास हाई यील्ड एक्सप्लेनर में। आज हम बायोसाइंस के उन क्रिटिकल और हाई वेटेज टॉपिक्स पे सीधा वार करेंगे जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो भाई अपना पूरा ध्यान यहीं लगाइए क्योंकि ये मास्टर क्लास लिटरली आपके बहुत काम आने वाली है। तो आज का हमारा एजेंडा क्या है? हम कवर करेंगे कार्डियोवैस्कुलर और रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, यूरिन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म, मेल और फीमेल पेल्विस स्ट्रक्चर में डिफरेंस और आखिर में इम्यून सिस्टम्स का कंपैरिजन। बस इतना ही। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, कार्डियोवैस्कुलर और रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, द सिस्टम्स जर्नी। आइए देखते हैं कि दिल और फेफड़े मिलकर आखिर कैसे कमाल करते हैं। अब जब हम हार्ट के इस क्लासिक एनाटॉमी को याद करते हैं तो हमें पता है कि हमारे हार्ट में 4 मेन चैम्बर्स होते हैं, राइट और लेफ्ट एट्रियम और राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल। लेकिन यहाँ असली गेम चेंजर कौन है? वो है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये चैम्बर सबसे मोटा और सबसे स्ट्रांग होता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि इसी को तो वो प्योर ब्लड एओर्टा के जरिए पूरे शरीर में हाई प्रेशर के साथ पंप करना होता है। ये हमारे शरीर का सबसे मेहनती पंप है। अच्छा, अब बात करते हैं सर्कुलेशन के 2 मेन रास्तों की, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी का काम सिंपल है। ये डीऑक्सीजनेटेड यानी अशुद्ध खून को फेफड़ों तक ले जाता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा सके और फ्रेश ऑक्सीजन मिल सके। दूसरी तरफ सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या करता है? ये उस ऑक्सीजन से भरे प्योर ब्लड को फेफड़ों से लेकर एओर्टा के जरिए आपके शरीर के कोने कोने तक पहुंचाता है। एकदम क्लियर, राइट? अब रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ मुड़ते हैं। नाक से लेके फेफड़ों तक का पूरा रास्ता इंपॉर्टेंट है, पर अगर हम सबसे क्रिटिकल फंक्शनल यूनिट की बात करें तो वो हैं एल्वियोली। जी हाँ, ये छोटी छोटी वायु कोशिकाएं। यही वो असली जगह है जहां गैसों का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना, ये एक बहुत ही सॉलिड हाई यील्ड पॉइंट है। सांस लेने के इस पूरे मैकेनिज्म को समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। इंस्पिरेशन यानी जब हम सांस अंदर लेते हैं, वो एक एक्टिव प्रोसेस है। इसमें आपका डायफ्राम सिकुड़ता है और नीचे की तरफ जाता है। इसके ठीक उलट एक्सपिरेशन यानी सांस छोड़ना एक पैसिव प्रोसेस है। इस पर डायफ्राम और मांसपेशियां आराम से वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाती हैं। एक्टिव और पैसिव का ये कॉन्ट्रास्ट एग्जाम में अक्सर फंसा देता है, तो इसे लेकर बिल्कुल अलर्ट रहिएगा। सेक्शन 2, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, स्टेप बाय स्टेप। चलिए नेफ्रॉन के अंदर चलते हैं और इस कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजी को एकदम आसान बना देते हैं। यूरिन फॉर्मेशन के मेनली 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसमें हाई ब्लड प्रेशर की वजह से पानी और छोटे सॉल्यूट्स बोमान कैप्सूल में छन कर आ जाते हैं। इसके बाद आता है स्टेप 2, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। यह बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें जो चीजें शरीर के लिए काम की हैं वो वापस खून की नलियों में सोख ली जाती हैं। और फाइनली स्टेप 3, ट्यूबुलर सिक्रीशन। यहां बचा कुचा वेस्ट ट्यूब्यूल में डाल दिया जाता है जो अल्टीमेटली यूरिन बन जाता है ना एकदम लॉजिकल? सेक्शन 3, डिफरेंसेस इन पेल्विस स्ट्रक्चर, एनाटॉमिकल कॉन्ट्रास्ट्स। ये एनाटॉमी का वो क्लासिक हाई स्कोरिंग टॉपिक है जिसे हम मिस नहीं कर सकते। अगर हम मेल और फीमेल पेल्विस को कंपेयर करें तो डिफरेंसेस बिल्कुल साफ नजर आते हैं। मेल पेल्विस भारी, संकीर्ण और थोड़ा थिक होता है और इसका इनलेट हार्ट शेप का होता है। इसका मेन काम भारी मसल्स को सपोर्ट देना है। वहीं फीमेल पेल्विस काफी हल्की, चौड़ी और ओवल शेप इनलेट वाली होती है। और आप समझ ही गए होंगे कि ऐसा क्यों है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर नेचर ने प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के लिए एकदम परफेक्टली डिजाइन किया है। यहां एक चीज जो आपको रट लेनी है वो है प्यूबिक आर्च का एंगल। मेल पेल्विस में ये एंगल 90 डिग्री से कम होता है, मतलब एक्यूट एंगल, जबकि फीमेल पेल्विस में ये 90 डिग्री से ज्यादा होता है। बिलीव मी, ये एक छोटा सा फैक्ट आपके मल्टीपल चॉइस सवालों में बहुत काम आएगा, इसलिए इसे दिमाग में सेट कर लीजिए। सेक्शन 4, कंपैरिजन ऑफ इम्यून सिस्टम्स, माइक्रोबायोलॉजी, डिफेंस। चलिए एनाटॉमी से बाहर निकलते हैं और माइक्रोबायोलॉजी की दुनिया में देखते हैं कि हमारा शरीर माइक्रोस्कोपिक खतरों से कैसे लड़ता है। तो इम्यूनिटी मेनली 2 तरह की होती है। पहली है इन्नेट इम्यूनिटी। ये वो इम्यूनिटी है जो बाय बर्थ हमारे पास होती है, जैसे हमारी स्किन या पेट का एसिड। ये नॉन स्पेसिफिक होती है, मतलब हर दुश्मन के लिए एक ही हथियार। दूसरी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये हम लाइफ में धीरे धीरे डेवलप करते हैं जब हम स्पेसिफिक रोगाणुओं के कांटेक्ट में आते हैं। इसकी सबसे खास बात क्या है? इसमें मेमोरी होती है। मतलब शरीर को याद रहता है कि पिछली बार दुश्मन को कैसे मारा था और वो फ्यूचर के हमलों के लिए एकदम रेडी रहता है।
इम्यूनिटी को हम एक्टिव और पैसिव में भी डिवाइड करते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी तब होती है जब आपकी बॉडी खुद मेहनत करके एंटीबॉडीज बनाती है, चाहे किसी इन्फेक्शन के बाद या फिर वैक्सीन लगने के बाद। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी क्या है? इसमें शरीर को बनी बनाई रेडीमेड एंटीबॉडीज मिल जाती हैं, जैसे कि माँ के दूध से बच्चे को मिलने वाली इम्यूनिटी या फिर स्नेक बाइट के बाद दिया जाने वाला एंटीवेनम। इसमें बॉडी को खुद कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। ओके, अब करते हैं एक छोटा सा रैपिड फायर रिकॉल। कुछ ऐसे नंबर्स जो आपको नींद में भी याद होने चाहिए। पहला 7.35 से 7.45, ये हमारे ब्लड का नॉर्मल पीएच लेवल है। ध्यान रहे, ये हल्का सा एल्कलाइन यानी क्षारीय होता है। हमारे शरीर की सारी मशीनरी सही से काम करे, इसके लिए इस लेवल का मेंटेन रहना लिटरली बहुत जरूरी है। एक और मैजिक नंबर याद कर लीजिए, 5 लीटर पर मिनट। ये हमारा एवरेज कार्डियक आउटपुट है। मतलब जब आप आराम से बैठे भी होते हैं ना, तब भी आपका दिल हर एक मिनट में करीब 5 लीटर खून आपके पूरे शरीर में पंप कर रहा होता है ना अमेजिंग? ये फैक्ट आपके कार्डियोवैस्कुलर कॉन्सेप्ट्स को एकदम सॉलिड कर देगा। तो आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक क्लिनिकल सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, एक बहुत ही सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन एक ही समय में किसी पेशेंट के रेस्पिरेटरी रेट और रीनल फिल्ट्रेशन रेट दोनों को कैसे बदल सकता है। देखिए, जब आप शरीर के अलग अलग सिस्टम्स को जोड़कर एक पूरे वेब की तरह देखना शुरू करेंगे ना, असली क्लिनिकल समझ तभी आएगी। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। चलिए, सीखते रहिए और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।